वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सूट ऑफ सिविल नेचर। सबसे पहले ये समझना है सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब क्या होता है। आपको ये समझना होगा कि जो केस या सूट सिविल नेचर का होता है उसमें कोर्ट को किसी पर्सनल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट या फैमिली रिलेटेड इशू को रिजोल्व करने का पावर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सिविल सूट्स के लिए है, ना कि क्रिमिनल केस के लिए। और सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट court shall have the jurisdiction to try a suit of civil nature except the cognizance of which is either expressly or impliedly barred. So सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि अगर किसी सिविल नेचर का सूट है तो कोर्ट को उस केस को सुनने का राइट है, लेकिन अगर कोई लॉ ने उसे एक्सप्लिसिटली या इम्प्लाइडली बार कर दिया तो कोर्ट उस सूट को नहीं सुन सकता। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right depends entirely on the decision of question of religious rites or ceremonies. So, अगर किसी केस में किसी प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, घर या फिर किसी ऑफिस जैसे मंदिर का पुजारी होना, किसी ट्रस्ट का मैनेजर होना, ऐसे कोई राइट को लेकर डिस्प्यूट हो तो वो केस सिविल नेचर का माना जाएगा, चाहे वो राइट रिलीजियस इशू पर डिपेंड कर रहा हो। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्यूट रिलीजियस टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन फाइनल इशू ये है कि किसका राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पर या उस पोस्ट पर, तो सिविल कोर्ट उस केस को सुन सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, दो लोग लड़ रहे हैं कि मंदिर का मुख्य पुजारी कौन बनेगा। सो पुजारी बनने के लिए कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कास्ट का होना या किसी पर्टिकुलर रिचुअल्स की नॉलेज रखना। तो ये मैटर रिलीजियस लग सकता है, लेकिन असली डिस्प्यूट है ऑफिस का, ऑफिस के राइट का, कौन इस पोस्ट पर बैठेगा या फिर कौन इस पोस्ट पर बैठने का हक रखता है। इसलिए सिविल कोर्ट इस केस को सुन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2। इट इज इमेटीरियल वेदर और नॉट एनी फी इज अटैच्ड टू सच ऑफिस एज रेफर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर सच ऑफिस इज अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। ये बताता है कि अगर किसी ऑफिस जैसे मंदिर का पुजारी के साथ कोई सैलरी या फीस जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, मतलब पुजारी को कुछ सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, या किसी जगह जैसे कि मंदिर हो गए, मठ हो गए, ऐसी जगहों पे कोई सैलरी या फीस जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, तो ये मैटर नहीं करता कि उस पोस्ट या उस मंदिर के लिए आपको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर किसी व्यक्ति का राइट उस ऑफिस पर है तो उसका डिस्प्यूट भी सिविल नेचर का ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया कि वो एक मंदिर के सेवा का काम करेगा बिना किसी पैसे लिए, क्योंकि उसका परिवार जनरेशन से ये करता आ रहा है और कोई दूसरा आदमी उसे रोक रहा है, तो ये भी सिविल केस माना जाएगा, चाहे पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, क्योंकि इशू है ऑफिस का राइट। और ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है जो है उबी जस्ट इबी रिमीडियम, मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कोर्ट को डिसाइड करने में मदद करती हैं। फर्स्ट इज सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सेकंड इज कॉग्निजेंस ऑफ सूट इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो अगर ये सूट सिविल नेचर का है तो कोर्ट उसे सुन सकता है। अगर किसी लॉ के अंडर वो सूट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार है तो कोर्ट उसे नहीं सुन सकता। अब देखते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर, इसका मतलब ये होता है कि जो सूट है वो किसी सिविल राइट या प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन कर रहा है। ये जो सिविल नेचर है वो प्रॉपर्टी के स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि केस के सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है कि इशू किस चीज को लेके हो रहा है, किस प्रॉपर्टी को लेके हो रहा है या किस ऑफिस को लेके हो रहा है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी का केस है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है या फिर फैमिली रिलेटेड केस है तो वो सिविल नेचर का सूट माना जाएगा। सो इट रीड्स एज द एक्सप्रेशन सिविल nature is wider than the term civil proceeding. A suit is of civil nature is one in which the principal question relate to the determination of civil right. It is not the status of the party which determines the suit of civil nature, but it depends upon the subject matter of the suit. So any suit for the remedy of which is civil action can be brought is a suit of civil nature, and a suit which purely depends on criminal rights, political rights or religious rights is not a suit of civil nature. So एक केस था EMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हल करा था कि ट्रेडिशनली हम सूट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, सिविल और क्रिमिनल। फिर बाद में आया रेवेन्यू, टैक्स, कंपनी और दूसरे टाइप्स के केसेस, वो भी ऐड कर दिए गए, लेकिन ये सब सिविल नेचर के ही सूट्स हैं, बट इनकी ज्यूरिसडिक्शन अलग दे दी, इनको ट्राई करने की पावर अलग अलग फॉरम या ट्राइब्यूनल्स को दे दी गई। नाउ सूट बार का मतलब क्या होगा। अब बात करते हैं जब सूट बार्ड हो जाता है, यानी उसको कोर्ट सुन नहीं सकता। सो दो तरीके के बार्ड दिए गए सेक्शन 9 में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्ड। सो एक्सप्रेस बार्ड का मतलब अगर किसी स्पेसिफिक लॉ ने उस सूट को क्लियरली बैन कर दिया हो तो वो एक्सप्रेसली बार्ड होगा। एग्जांपल के लिए अगर कोई मैटर रेवेन्यू कोड के अंदर आता हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आता हो तो वो सिविल कोड में नहीं चल सकता। ऐसे ही सेक्शन 10 में आपको एक्सप्रेस बार दे रखा है, सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा वो एक्सप्रेस बार है। सो अ सूट इज सेड टू बी एक्सप्रेसली बार्ड व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी एनैक्टमेंट और लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे कि क्रिमिनल मैटर के लिए सीआरपीसी हो गया,
और सिविल मैटर के लिए आपका सीपीसी हो गया, सेक्शन 10 में बार दे दिया, सब जुडीज है, या सेक्शन 11 में बार दे दिया, या फिर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है तो उसकी वजह से बाहर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैटर फॉलिंग विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ अ रेवेन्यू कोर्ट और अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ सिविल कोर्ट, बिकॉज रेवेन्यू कोर्ट की पावर कुछ स्टेट में डीएम को दे रखी है, एसडीएम को दे रखी है, सीआरपीसी में हमें पता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे रखा है, और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं तो इनकी जुरिस्डिक्शन ही अलग बना दी है। बट रेवेन्यू मैटर और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के केसेस भी हमारे सिविल सूट्स में ही आते हैं। बट if the remedy provided by the statute is not adequate, all questions cannot be decided by a special tribunal. The jurisdiction of a civil court is not barred. अब हम समझते हैं implied bar का। impliedly barred का मतलब क्या हो गया? So अगर किसी जनरल लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर जो सूट है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो भी कोर्ट उसको सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 के अंडर इलीगल है तो आप उसके लिए केस नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर कोई सूट पॉलिटिकल नेचर का हो तो भी वो सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन इट इज बार्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एंड एग्जांपल के लिए था रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड द सूट विच इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर इज ऑल्सो इम्प्लाइडली बार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है। तो सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू डिसाइड इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन, मतलब कोर्ट खुद प्रिज्यूम करेगा कि उसके पास इस तरीके के सूट को डिसाइड करने की पावर है या नहीं। सो प्रिजम्पशन एज टू जुरिस्डिक्शन, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट अ सिविल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द लॉ, जैसे कि इम्प्लाइडली बार या एक्सप्रेस बार। अब हम देखते हैं कि कौन से सूट सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कि रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट रिलेटिंग टू राइट टू ऑफ ओनरशिप, सूट रिलेटिंग टू रिलीजियस प्रोसेशन, suit relating to right of burial, suit for dissolution of marriage, for restitution of conjugal rights, relating to partnership, suit for claiming maintenance, suit relating to defamation. So these type of cases are falling under the category of suit of civil nature. और क्या सिविल नेचर में नहीं आता है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सूट फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी या ऑनर, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स, सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स, मतलब कोई हिंदू है या मुस्लिम है, सो वैसे की, और फिर सूट फॉर एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, किसी को किसी पर्टिकुलर कास्ट से निकाल दिया तो ये सिविल नेचर का सूट नहीं है, कास्ट रिलेटेड। एंड सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, सो ये जितने भी कास्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं सिविल नेचर में नहीं आते। अब केस देख लेते हैं। केस था दूल्हाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि सिविल कोर्ट को सूट को सुनने का पावर होता है अनलेस उनको स्पेसिफिकली बार किया गया हो। नेक्स्ट, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वर्सेस कमलेकर शांतराम वाडके, ये केस भी सिविल नेचर के सूट्स को क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट केस इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बाबरी मस्जिद का केस है। तो बाबरी मस्जिद के केस में जो डिस्प्यूट था वो लैंड ऑफ राम जन्मभूमि का था, कास्ट या रिलीजन के बेस पे डिस्प्यूट नहीं था, बट वो डिस्प्यूट था कि वो जो पर्टिकुलर लैंड है कि वहाँ पे रामलला का जन्म हुआ या नहीं हुआ, तो उसको राम जन्मभूमि बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था, ना कि हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम का। तो इस करके ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होने की वजह से ये आपका सिविल नेचर का सूट था। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।